वीर बाल दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किए प्रदान। प्रधानमंत्री बाल दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। सुपोषित पंचायत अभियान की करेंगे शुरुआत। ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास आज भुवनेश्वर से पहुंचेंगे रांची। कल भाजपा की फिर लेंगे सदस्यता। सक्रिय राजनीति में होगी एंट्री। पलामू की दुष्कर्म पीड़िता के अंतिम संस्कार में पहुंचे वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर। मुख्यमंत्री ने जताया दुख। अंतिम संस्कार के लिए जिला प्रशासन की ओर से दी गई 1 लाख रुपए की सहायता। और राज्य के मौसम में उतार चढ़ाव जारी। 28 और 29 दिसंबर को कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान। 3 दिनों बाद कुछ गिर सकता है पारा। बढ़ेगी ठंड। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। वीर बाल दिवस पर आज दोपहर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज इस उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के दौरान 7 अलग अलग श्रेणियों में 14 राज्यों के बीच 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। से आपने स्थानीय संगीत की दुनिया तथा सोशल मीडिया में कश्मीरी गीत तथा नाच से धूम मचा दी है। चक्कर पूरे करने का तथा 1 मिनट में 13 संस्कृत श्लोक पढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह 2024 में अयोध्या में आपने दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया था। ही नहीं, त्वरित बुद्धि का परिचय देते हुए आपने तुरंत गैस के सिलेंडर को बड़ी बहादुरी से वहां से हटाया। इस तरह प्यारे बच्चों, मुझे आप सभी पर गर्व है। मुझे ही नहीं, पूरे देश को, पूरे समाज को आप सभी पर नाज है। आपने जो काम किए हैं वो साधारण है। आपने जो हासिल किए हैं वो आश्चर्यजनक है। आप सब जो क्षमताएं हैं वो असीम है। आप सब में जो गुण है वो अतुलनीय है। अपने देश के बच्चों के लिए आदर्श प्रस्तुत किए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हमारे बच्चों और युवाओं की दृढ़ता, रचनात्मकता और भावना को समर्पित है। यह नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल, कला और संस्कृति, पर्यावरण जैसे विविध क्षेत्रों में उनके अनुकरणीय योगदान के साथ साथ उनकी वीरता के साहसिक कार्यों का सम्मान करता है। यह मंच न केवल उनकी उपलब्धियों को स्वीकार करता है, बल्कि अनगिनत लोगों को सपने देखने, संघर्ष करने और सार्थक बदलाव लाने के लिए भी प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वे सुपोषित पंचायत अभियान की भी शुरुआत करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य पोषण संबंधी सेवाओं के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करके और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करके पोषण संबंधी परिणामों और कल्याण में सुधार करना है। युवा लोगों को जोड़ने, इस दिन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और राष्ट्र के प्रति साहस और समर्पण की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए देश भर में कई पहलें भी शुरू की जाएंगी। माईगव और माई भारत पोर्टल के जरिए इंटरैक्टिव क्विज सहित ऑनलाइन प्रतियोगिताओं की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी। विद्यालयों, बाल देखभाल संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों में कहानी सुनाना, रचनात्मक लेखन, पोस्टर बनाना जैसे दिलचस्प गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता भी मौजूद रहेंगे। वीर बाल दिवस पर समूचा राष्ट्र आज गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की शहादत को याद कर रहा है, जिन्होंने वर्ष 1705 में अपने सिद्धांतों और धर्म की रक्षा के खातिर काफी कम उम्र में अपने प्राण बलिदान कर दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी 2022 को हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। देखिए ये खास रिपोर्ट।
26 दिसंबर का दिन सिर्फ तारीख भर नहीं है, बल्कि वीरता और बलिदान की ऐसी मिसाल है जो हर भारतीय के दिल में गर्व का भाव भर देती है। ये दिन है वीर बाल दिवस का, जब इतिहास के सबसे कम उम्र के शहीदों ने धर्म और सच्चाई के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। 9 जनवरी 2022 को श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दिन प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को चिन्हित करने के लिए वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। साहिबजादे यानी गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र, इनमें से 2 छोटे साहिबजादे साहिबजादा जोरावर सिंह 9 वर्ष और साहिबजादा फतेह सिंह 6 वर्ष इतिहास के सबसे कम उम्र के शहीद माने जाते हैं। 1705 में जब गुरु गोविंद सिंह जी और उनका परिवार आनंदपुर साहिब छोड़ने को मजबूर हुआ, तब उनके छोटे साहिबजादों और माता गुजरी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें सरहिंद के नवाब वजीर खान के सामने पेश किया गया। वजीर खान ने उनसे धर्म बदलने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन नन्हे वीरों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और सिख धर्म के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखा। इसके बाद 26 दिसंबर 1705 को उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। सोचिए, इतनी छोटी उम्र में ऐसा अद्वितीय साहस। वीर बाल दिवस उन साहिबजादों के बलिदान को सम्मानित करने का दिन है। ये सिर्फ सिख समुदाय का पर्व नहीं, बल्कि हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। ये हमें सिखाता है कि अपने सिद्धांतों और धर्म की रक्षा के लिए किसी भी उम्र में अडिग रहना कितना महत्वपूर्ण है। 26 दिसंबर का दिन सिर्फ साहिबजादों की शहादत का प्रतीक नहीं, बल्कि ये धर्म, साहस और निष्ठा की पराकाष्ठा का दिन है। इस दिन को साहिबजादा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इन बलिदानों को याद रखें और उनसे प्रेरणा लें। साहिबजादों की कहानी हमें ये सिखाती है कि कठिनाइयों से डरने के बजाय अपने आदर्शों और मूल्यों के लिए खड़ा होना ही असली वीरता है। 26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाकर हम इन नन्हे शहीदों के अमर बलिदान को नमन करते हैं। तो आइए इस दिन को सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं, बल्कि प्रेरणा का स्रोत बनाएं। वीर बाल दिवस हमें बताता है कि सच्चाई की राह पर चलने वाले अमर हो जाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली स्थित सीआरपीएफ मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर सीआरपीएफ की गतिविधियों की समीक्षा की। इस मौके पर केंद्रीय गृह सचिव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने अपने 3 दिवसीय झारखंड यात्रा के आखिरी दिन कल पलामू जिले में स्थित मोहम्मदगंज में नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और यात्री सुविधाओं की जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने पास ही में स्थित भीम चूल्हा पर्यटन स्थल के पास बन रहे रेलवे टनल का भी दौरा किया और बारीकी से निरीक्षण किया और मौजूद रेल अधिकारियों से प्रोजेक्ट के पूरा होने की समय सीमा और अन्य पहलुओं की जानकारी ली। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने विकास और जन कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई है। जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार जन आकांक्षाओं के अनुरूप संकल्पित होकर काम कर रही है। उन्होंने पूर्ववर्ती भाजपा सरकारों पर विकास तथा जन कल्याण के कार्यों की उपेक्षा का भी आरोप लगाया। जनता पार्टी उन्होंने इस राज्य के उन्नति, इस राज्य के हित, जनता के लिए कुछ काम नहीं किया। इससे आज जब हमारे 2019 में इस राज्य की जनता ने हमारे महागठबंधन को समर्थन देकर के राज्य का मुखिया हेमंत सोरेन को बनाने का काम किया 2019 में, उसके बाद से ही आज इस राज्य में जो झारखंड अलग राज्य जिस उद्देश्य से लड़ा गया था वह आज झलक आ रहा है।
ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास की सक्रिय राजनीति में एंट्री होने जा रही है। वे कल रांची में भाजपा की दोबारा सदस्यता ग्रहण करेंगे। श्री दास आज भुवनेश्वर से रांची पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने कल पुरी में भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। श्री दास ने श्री क्षेत्रपुरी के प्रवेश द्वार पर स्थित देवी मंगला को समर्पित मबाट मंगला मंदिर में भी पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। प्रदेश भाजपा द्वारा आजकल राज्य भर में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में उप राजधानी दुमका में धनबाद के विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता राज सिन्हा ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर सदस्यता अभियान की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास फिर से पार्टी संगठन में पूरी सक्रियता से भागीदारी निभाएंगे। इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। पिछले 5 साल सरकार चली, फिर इस बार झूठ के बुनियाद पर आ गई। 11 तारीख को 11 बजे मैया सम्मान योजना जाने वाला था, अभी तक तो नहीं गया। फिर बोला जा रहा है आगे कैसे चलेगा, ये सब बातें देखनी है। अभी 6 महीना 8 महीना हम लोग देखते हैं सरकार की क्या भूमिका है, फिर आगे इस पर हम लोग अपनी रणनीति तय करेंगे। गुजरात में दुष्कर्म पीड़िता दिवंगत नाबालिग की कल पलामू उसके पैतृक गांव पांकी में अंत्येष्टि की गई। इस दौरान वित्त मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर व अन्य लोग मौजूद थे। गौरतलब है कि दुष्कर्म पीड़िता की 23 दिसंबर को इलाज के क्रम में मौत हो गई थी। उसके पार्थिव शरीर को गुजरात से अंतिम संस्कार के लिए पलामू लाया गया। जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने पीड़ित परिवार को अंतिम संस्कार के लिए 1 लाख रुपए की सदस्यता राशि सौंपी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दुष्कर्म पीड़िता के निधन पर दुख जताया है। पलामू एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी रोशन कुमार बख्शी को 50,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। उन पर बिल निकासी के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है। एसीबी की टीम छानबीन में जुटी है। उपराजधानी दुमका में एक सामाजिक संगठन द्वारा जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें राज्य भर के प्रतिनिधि जुटे। इस दौरान वक्ताओं ने समाज के नव निर्माण पर जोर दिया। तब तक ये किससे होगा? आप कैसे आपको जो लड़ाई मिल रहा है ओबीसी से हमको 27% और 28% कैसे मिलेगा? इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे कि हमारे समाज को एनेक्सर 1 में भी शामिल किया जाए और हमारे समाज में अब लोग एकजुटता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लोगों का दिमाग में ये हो रहा है कि गुटबाजी दुमका में ख़त्म हो गया है। ये तो हर जिला में थोड़ा बहुत इधर उधर है, लेकिन अब लोगों को समझ में आ रहा है जहन में कि गुटबाजी करने से हमको नुकसान है। इसलिए अब सब लोग एकता की ओर अग्रसर हो रहे हैं और समाज को मजबूत दिशा देने का काम किया जाए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जारी है। सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। आध्यात्मिक आयोजन की तैयारी पूरी। महाकुंभ की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस पूरी तरह तैयार। महाकुंभ में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के लिए विशेष इंतजाम। मच्छर मक्खी से बचाने के लिए आई अत्याधुनिक 62 पल्स फॉगिंग मशीनें। अखाड़ों और टेंट को इंसेक्ट फ्री करने के लिए रहेंगे 110 ब्लोअर मिस्ट। 107 मिनी फॉगिंग मशीनों की तैनाती। हिफाजत में लगेंगे 78 स्पेशल अधिकारी। महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश द्वारा कुंभ मेला 2025 का निरीक्षण किया गया। उन्होंने घुड़सवारी करते हुए संगम क्षेत्र की सुरक्षा का जायजा लिया। एडीजी कानून व्यवस्था ने आईसीसीसी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में एडीजी प्रयागराज जोन भानु भास्कर के साथ पुलिस के आला अधिकारियों एवं मेला अधिकारी श्री विजय किरण आनंद के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। महाकुंभ क्षेत्र में 7 स्तरीय सुरक्षा कवच स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें जल, थल और नभ से निगरानी की जाएगी। ड्रोन की तैनाती, फेस रिकॉग्निशन कैमरों और सुरक्षा कैमरों का उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। भीड़ और वाहन प्रबंधन के लिए एआई आधारित कैमरों का उपयोग किया जाएगा। ये कैमरे कुंभ मेले में भीड़ की निगरानी और यातायात प्रबंधन में मदद करेंगे। महाकुंभ में साइबर सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इसके तहत साइबर हेल्प डेस्क स्थापित किए जा रहे हैं। अमिताभ यश ने बताया कि पुलिस महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। जो भी व्यवस्था की जा रही है पिलग्रिम्स के लिए, पुलिस कर्मियों के ठहरने के लिए, पूरी सुरक्षा के लिए, साइबर सुरक्षा के लिए, इन सभी चीजों की समीक्षा एडीजी कार्यालय द्वारा की जा रही है।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेला में इस बार स्वच्छता के लिहाज से विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने संत महात्माओं के साथ साथ श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष व्यवस्था की है। अखाड़ों और टेंट सिटी को इंसेक्ट फ्री बनाने के साथ ही स्वच्छ वातावरण के लिए बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसके तहत 110 अत्याधुनिक ब्लोअर मिस्ट और 107 मिनी फॉगिंग मशीन तैनात की जा रही है। अधिकारियों का दावा है कि महाकुंभ के दौरान कॉल करने पर ऑटोमेटिक ब्लोअर मिस्ट 30 मिनट में तय स्थान पर पहुंचेगी। महाकुंभ के दौरान चप्पे चप्पे पर कीटनाशक का छिड़काव किए जाने की तैयारी है। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने पाए, इसके लिए 62 पल्स फॉगिंग मशीनें भी मंगवाई गई हैं। इस बार महाकुंभ में संतों और श्रद्धालुओं की हिफाजत के लिए 78 स्पेशल ऑफिसर तैनात किए जा रहे हैं। पर्याप्त रूप से हमारे पास मशीनें हैं, पर्याप्त रूप से हमारे पास केमिकल्स हैं, हमारे पास लार्विसाइडल हैं, इंसेक्टिसाइडल हैं, और जहाँ पे हमारे पास जो भी ग्रोथ हो रही है हमारे मक्खी मच्छर की, वो एरिया कुंभ मेला के आसपास के 1 किलोमीटर के आसपास के एरिया भी चिन्हित किए जा चुके हैं। महाकुंभ में पहली बार संतों और श्रद्धालुओं की हिफाजत के लिए इतने व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अभी फिलहाल 45 मलेरिया इंस्पेक्टरों की तैनाती की योजना बनाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने देश और धर्म के लिए बलिदान देने वाले श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को वीर बाल दिवस पर नमन किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सेठ ने कहा कि दोनों भाइयों का राष्ट्र धर्म के लिए दिया गया बलिदान युगों युगों तक सभी देशवासियों को प्रेरणा देने वाला है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने महान क्रांतिकारी अमर शहीद सरदार उधम सिंह को आज उनकी जयंती पर उन्हें नमन किया तथा उनके योगदान को याद किया। पाकुड़ उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक के साथ नगर परिषद अंतर्गत मदर टेरेसा चौक का निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क चौड़ीकरण किए जाने के संबंध में उन्होंने जायजा लिया। साथ ही मदर टेरेसा चौक के सौंदर्यीकरण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जामताड़ा के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम वकारिब ने करमटार थाना का निरीक्षण किया और उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों तथा कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पाकुड़ उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक के साथ अनुकंपा के आधार पर आश्रितों को नियुक्ति पत्र सौंपा तथा उन्हें शुभकामनाएं दी। इनमें से समाहरणालय संवर्ग अंतर्गत एक निम्न वर्गीय लिपिक और 6 अनुसेवक पद पर नियुक्त किए गए हैं। पाकुड़ उपायुक्त ने वर्चुअल तरीके से बैठक आयोजित कर धान अधिप्राप्ति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिला आपूर्ति पदाधिकारी और जिला सहकारिता पदाधिकारी को धान अधिप्राप्ति लक्ष्य के अनुरूप करने और इसकी निगरानी करने की हिदायत दी। रांची में 3 दिवसीय ICL अंतर कंपनी वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। MCL ने फाइनल में NCL को 3-1 से हराकर ट्रॉफी जीती। सुधांशु मोहन साहू मैन ऑफ द मैच और बेस्ट डिफेंडर बने तथा कुणाल शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला। समापन समारोह में विजेताओं को सम्मानित किया गया। नए साल या खास मौसम में अगर आप किसी हिल स्टेशन पर जाना चाहते हैं तो आपका नया डेस्टिनेशन दुमका का वुडन फॉरेस्ट इको कॉटेज रिजॉर्ट हो सकता है, जिसे वन विभाग ने तैयार कराया है। झारखंड में पर्यटन को नई ऊंचाई देने के लिए दुमका से करीब 32 किलोमीटर दूर मसानजोर डैम के ठीक बगल में जंगलों के बीच करीब 80 फुट ऊंची पहाड़ी से लेकर मयूराक्षी नदी के तट पर पसरी ढलान पर वुडन कॉटेज रिजॉर्ट का बड़ी खूबसूरती से झारखंड सरकार के वन विभाग ने तैयार किया है। वुडन रेस्टोरेंट और खूबसूरत पार्क, बेहतरीन लाइटिंग, रंगीन सीढ़ियां और मखमली घास सैलानियों का मन मोहने के लिए तैयार है। मसानजोर में काफ़ी अच्छा स्पॉट पिकनिक का बना है, जिसमें हमारे दूर दूर के लोग भी घूमने आ सकते हैं। वुडन लुक में पूरा ये लुक दिया गया है और ये ज़्यादातर बड़े बड़े शहरों में दिखाते हैं, छोटे शहर में इतना जल्दी मिलता नहीं है। वुडन रेस्टोरेंट में घूमना नदी घाटी में विकसित किसी ऐसी समृद्ध सभ्यता के बीच होने का एहसास करता है जो जल, जंगल और प्रकृति के मूल्यों को पूजती हो और नैसर्गिक पर्यावरण को जीती हो। इस रिजॉर्ट के हर हिस्से से मसानजोर डैम की विशाल जल राशि, उसकी नीली नीली सतह पर तैरते पक्षियों के समूह और सूर्यास्त के खूबसूरत दृश्य देखे जा सकते हैं। मसानजोर में मनुष्य ही नहीं, प्रवासी पक्षी भी सैलानी बनकर आते हैं, जो पूरे शीतकाल में यहाँ प्रवास करते हैं। यहाँ पहुँच रहे लोग इसकी खूबसूरती देखकर
मुग्ध हो रहे हैं। मैं आज मसांजोर आया हूँ। यहाँ पे मैंने लकड़ी से बना हुआ रिजॉर्ट देखा है जो बड़े बड़े शहरों में दिखने को मिलता है, जो आज हमारे शहर में भी उपलब्ध है। वुडन फॉरेस्ट इको कॉटेज रिजॉर्ट के निर्माण पर करीब 7 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जो 2 वर्ष में बनकर तैयार हुआ है। यह इको टूरिज्म को विकसित करने के लिए बनाया गया है। इसके निर्माण में कंक्रीट और लोहे का इस्तेमाल सिर्फ पिलर और स्ट्रक्चर में किया गया है, बाकी का सारा काम पाइन वुड यानी लकड़ी से किया गया है। दुमका डीएफओ सात्विक ने बताया कि यहाँ कुल 11 कॉटेज बनकर तैयार हो गए हैं। 13 और कॉटेज का निर्माण कार्य चल रहा है। आप वहाँ पर रात गुजार सकते हैं, सनसेट देख सकते हैं और फॉरेस्ट का मज़ा ले सकते हैं। वो शहर से दूर भी है, पर इतना दूर भी नहीं कि आप वहाँ पर जाकर उस प्रकृति का आनंद ना ले सकें। तो और वहाँ पर आपकी सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है, तो वहाँ पर आप जाएं और प्रकृति का आनंद लें। कॉटेज का निर्माण बेहद ही खूबसूरत इंटीरियर डिज़ाइन के साथ किया गया है। सभी कॉटेज में अटैच वॉशरूम, एसी, लकड़ी के खूबसूरत फर्नीचर लगे हैं। 11 में से 4 कॉटेज प्रीमियम लग्जरी हैं। बहरहाल झारखंड की धरती को प्रकृति ने अद्भुत सौंदर्य का जो उपहार दिया है, उसे दुमका के इस वुडन फॉरेस्ट इको कॉटेज रिजॉर्ट के जरिए खूब उभारा गया है। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। विभाग में सांसद मनीष जायसवाल की पहल पर चंदवारा में नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज हो गया है। इस प्रतियोगिता में कई टीमें हिस्सा ले रही हैं। सांसद ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर और किक मारकर टूर्नामेंट का विधिवत उद्घाटन किया। धनबाद की आनंदिता किशोर का चयन आईसीसी अंडर 19 T20 महिला विश्व कप के लिए भारतीय टीम में हुआ है। धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने कांको स्थित मैदान में सम्मान समारोह का आयोजन कर उनका अभिनंदन किया। टीम इंडिया की सदस्य रही धनबाद की आनंदिता किशोर ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मलेशिया में 18 जनवरी से शुरू होने जा रहे आईसीसी अंडर 19 T20 महिला विश्व कप के लिए भारतीय टीम में भी उनका चयन हुआ है। धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने कांको स्थित मैदान में सम्मान समारोह का आयोजन कर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान डीसीए के तमाम पदाधिकारी और सदस्यों ने आनंदिता को पुष्प गुच्छ तथा शॉल उड़ाकर सम्मानित करने के साथ उन्हें 51,000 रुपये का गिफ्ट चेक भी दिया। की गुंजाइश है आपके अपने मित्र के लिए। इस दौरान आनंदिता ने सम्मान और अभिनंदन के लिए सबों का आभार जताया। Thanks to DCA, thanks to JCA for your support and your blessing means a lot to me. सबका आशीर्वाद बहुत ज़्यादा ही मेरे को अभी चाहिए वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप इंडिया ही आना चाहिए एंड आई वांट कि मैं वर्ल्ड कप लेकर ही आऊँ। मौके पर मौजूद उनकी मां अलका सिंह ने भी प्रसन्नता जताई और सभी माताओं से बेटियों को आगे बढ़ाने तथा प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। माँ को हमारे लिए यही कहना है कि बेटियां में अगर कुछ करने की जुनून है, करना चाहती है, तो उसको मत रोकिए, आगे बढ़ने दीजिए, करने दीजिए। डीसीए के अध्यक्ष मनोज कुमार और एग्जीक्यूटिव मेंबर विनय सिंह ने धनबाद की बेटी आनंदिता किशोर को शुभकामनाएं दी तथा उनकी खेल प्रतिभा को सराहा, जिससे राज्य और जिले का नाम रोशन हो रहा है। आनंदिता को आज भी जितना उसके अंदर टैलेंट है वो अभी पूरा परफॉर्मेंस में नहीं आया है, क्योंकि वो उसके अंदर बहुत बड़ी प्रतिभा है। उसको लोग अभी आज के दिन सिर्फ बॉलर के रूप में जानते हैं, जबकि वो ऑलराउंडर है, उसकी बैटिंग भी उतनी अच्छी है। आज धनबाद अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि आज क्रिकेट में महिला में झारखंड की पहली महिला अंडर 19 महिला है जो इंटरनेशनल मैच खेल रही है। इस दौरान डीसी के पदाधिकारी और सदस्य सहित अन्य संगठनों के पदाधिकारी, डीसी में प्रशिक्षण ले रहे जूनियर क्रिकेट खिलाड़ी और बुद्धिजीवी मौजूद थे। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने धनबाद की बेटी आनंदिता किशोर को मलेशिया में होने वाले अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में चयनित होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप शानदार प्रदर्शन कर अपने झारखंड राज्य और देश का नाम रोशन करेंगी।
राज्य के कुछ हिस्सों में 28 और 29 दिसंबर को हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 28 दिसंबर को राज्य के पश्चिमी और उससे सटे उत्तरी भागों में हल्की बारिश हो सकती है। आगामी 29 दिसंबर को दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। 31 दिसंबर तक सुबह के समय कुहासे की स्थिति रह सकती है। अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है, लेकिन उसके बाद इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 29 दिसंबर को आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम को लेकर विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माईगॉव ओपन फोरम पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। ट्रॉफी क्रिकेट के कार्यक्रमों की घोषणा कर दी गई है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल का ऐलान। 19 फरवरी से खेले जाएंगे मुकाबले। हाइब्रिड मॉडल में पाकिस्तान और दुबई में खेला जाएगा टूर्नामेंट। भारत और पाकिस्तान 23 फरवरी को होंगे आमने सामने। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज 19 फरवरी से होगा। यह टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान के अलावा दुबई में खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनके बीच कुल 15 मुकाबले खेले जाएंगे। 19 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में भारत अपने सभी मुकाबले दुबई में खेलेगा। बाकी मुकाबले पाकिस्तान के रावलपिंडी, लाहौर और कराची में खेले जाएंगे। लाहौर दूसरे सेमीफाइनल की मेजबानी भी करेगा, जबकि भारत के 3 ग्रुप मैच और पहला सेमीफाइनल मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। वहीं अगर भारतीय टीम फाइनल में प्रवेश करने में असफल रहती है तो यह मुकाबला 9 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। अगर भारत फाइनल में पहुंचता है तो टूर्नामेंट का निर्णायक मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम अपने अभियान का आगाज 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ करेगी। 23 फरवरी को अपने दूसरे मैच में पाकिस्तान से भिड़ेगा। अपने तीसरे और आखिरी ग्रुप स्टेज के मुकाबले में भारतीय टीम 2 मार्च को न्यूजीलैंड के सामने होगी। टूर्नामेंट में 2 सेमीफाइनल मुकाबले में से पहला मुकाबला दुबई में 4 मार्च को खेला जाएगा। भारतीय टीम अगर फाइनल में जगह बनाती है तो यह मैच 9 मार्च को दुबई में खेला जाएगा। फाइनल मुकाबले के लिए 10 मार्च को रिजर्व डे रखा गया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान के पास है। हालांकि सुरक्षा संबंधी कारणों से भारत के पाकिस्तान का दौरा नहीं कर पाने की स्थिति में यह टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल में खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वीर बाल दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किए प्रदान। प्रधानमंत्री बाल दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। सुपोषित पंचायत अभियान की करेंगे शुरुआत। ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुदास आज भुवनेश्वर से पहुंचेंगे रांची। कल भाजपा की फिर लेंगे सदस्यता। सक्रिय राजनीति में होगी एंट्री। पलामू की दुष्कर्म पीड़िता के अंतिम संस्कार में पहुंचे वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर। मुख्यमंत्री ने जताया दुख। अंतिम संस्कार के लिए जिला प्रशासन की ओर से दी गई 1 लाख रुपए की सहायता। और राज्य के मौसम में उतार चढ़ाव जारी। 28 और 29 दिसंबर को कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान। 3 दिनों बाद कुछ गिर सकता है पारा। बढ़ेगी ठंड।